हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस वीडियो का टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आर्टिकल सारे एग्जाम्स में आता है और ये संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का पार्ट 1 है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्योंकि लास्ट में अनुच्छेद 1 से लेके 51 क के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो वहाँ पे दिए गए हैं MCQ टाइप में। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये है अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जैसे अभी अपने देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको मिला के बना है भारत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमाओं, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य की सीमा या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार केवल संसद को दिया गया। और अनुच्छेद 2 में किसी नए राज्य का प्रवेश, जैसे ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है या अक्साई चीन है, तो ये सब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा अगर हम लोग उसे अपने देश में मिलाएंगे। अब इसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता और ये है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब यहाँ पे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का क्या अर्थ है? वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था 26 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था या जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। अब अधिवासित का मतलब होता है जिसके माता या पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या फिर संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा था। अगला है अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 6 में दिया गया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता। मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। और वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और 6 महीने से भारत में रह रहा है, वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है। मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसके पहले 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया था वो यहाँ का नागरिक होगा, या फिर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आके 6 महीने से भारत में रह रहा हो तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 7 में दिया गया यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझाया जाएगा। मतलब 1 मार्च 1947 के पश्चात अगर भारत से पाकिस्तान गया हो तो उसकी यहाँ पे नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 9 में दिया गया है मतलब यहाँ पे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।
नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। अब यहाँ पे आता है भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ये है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। अच्छा, राज्य की परिभाषा क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा यह दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। ये दिया गया है राज्य की परिभाषा। अच्छा, यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसको आप स्टेट की परिभाषा मत समझिएगा। यहाँ पे राज्य का अर्थ है संघ, केंद्र, संघ की परिभाषा है कि केंद्र मतलब दिया तो गया है राज्य, लेकिन इसका अर्थ है संघ, मतलब कि इसके अंतर्गत भारत सरकार, संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। ये है संघ की परिभाषा। अब मौलिक अधिकार में 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से पहला है समता का अधिकार। ये आता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में। कुल 6 अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार में, जिसमें से पहला है समता का अधिकार। अब ये समता के अधिकार 14 से 18 के बीच में है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि मतलब यहाँ पे है कानून। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद का प्रतिषेध, इसका अर्थ है राज्य किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक को जो भी यहाँ दिया गया है उसके आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन राज्य स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का अर्थ है कि नियोजन में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को पारित किया गया था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें यह कहा गया है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ भी राज्य बोल रही हूँ इसका अर्थ है संघ, तो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति न हो। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारे और भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे अनुच्छेद 19(1) क। अनुच्छेद 19(1) क में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर इसे वाक स्वतंत्रता भी कहते हैं। अनुच्छेद 19(1) ख में क्या दिया गया है? ख में दिया गया है शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का अधिकार। इसी तरह 19(1) ग में दिया गया है समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) घ में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, मतलब कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं। ये 19 घ में दिया गया। 19 अंग में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने या बस जाने का अधिकार। ये 19 अंग में दिया गया है। 19(1) छ में दिया गया है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अच्छा, पहले ये टोटल 7 थे। वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार जो 19(1) च में था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है।
अगला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। इसमें दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्त विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, और किसी व्यक्ति को अपने ही द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे खुद उसको ही साक्षी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। इसमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या इसी अनुच्छेद को बोलते हैं जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 को में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसमें ये दिया गया है कि संघ 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और इस अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अब आता है अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब अगला जो अधिकार है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका अर्थ यह है कि किसी भी यह अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर रोक लगाता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी जिसका भी जो धर्म मानने का इच्छा करे वह धर्म मान सकता है। अनुच्छेद 26 में दिया गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई अगर अपने वो जिस धर्म से बिलोंग कर रहा है उस धर्म का कोई धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकता है। ये अनुच्छेद दिया है यह बात दी गई है अनुच्छेद 26 में। अगला है अनुच्छेद 27। इसमें दिया गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में दिया गया कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 30 के बीच में है। अनुच्छेद 19 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके पहले जो अनुच्छेद 24 में दिया गया था कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव का दुर्व्यापार दिया गया था अनुच्छेद 23 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीने का अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 21 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 21 क में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता थी 19(1) क में, इम्पॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। इसमें दिया गया शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आता है भाग 4। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और ये आता है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे अनुच्छेद 36 में दे दिया गया है नीति निदेशक तत्व की परिभाषा, लेकिन अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब यहाँ पे राज्य का अर्थ है स्टेट। इसके पहले जहाँ भी राज्य बोला जा रहा था उसका अर्थ था संघ। यहाँ पे ये जो नीति निदेशक तत्व है ये राज्य के लिए होता है। अब अनुच्छेद 39 क में क्या दिया गया है, राज्य लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में, अच्छा यहाँ पे सिर्फ हम लोग इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, बाकी सारे
अनुच्छेद नहीं पढ़ा जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ा जा रहा है। तो अनुच्छेद 45 में दिया गया है, राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूरे बाल्यकाल 6 वर्ष से पहले बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा, राज्य करेगा, स्टेट। अब यहाँ पे है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में दिया गया है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 क में दिया गया है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इसमें दिया गया पर्यावरण का संरक्षण। अब यहाँ पे अनुच्छेद 49 है, इसमें दिया गया है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। और अनुच्छेद 51 में दिया गया है, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब इसमें है भाग 4 क। भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है, और ये है, इनकी संख्या है 11। मूल कर्तव्य की संख्या है 11 और ये है अनुच्छेद 51 क में, और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे आता है कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में कि जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 क में। अगला क्वेश्चन है, कारखानों आदि, यहाँ पे है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है। ये है अनुच्छेद 24 में। अब अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। ये है अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है। अभी तुरंत पढ़ा गया है, पर्यावरण संरक्षण नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 क में है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 19(1) च में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में क्या है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ये दिया गया है अनुच्छेद 12 में। ग्राम पंचायतों का संगठन नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अभी तुरंत पढ़े हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन है अनुच्छेद 40 में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य अभी तुरंत करंट में यह है 51 क में। अनुच्छेद 32 में क्या है। अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे उपचारों होगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस भाग में है। अब यहाँ पे भाग आ रहा है। मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) क में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।